नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे गुजारा हो भैया। हर व्यक्ति इसी टेंशन में रहता है। कामगार के लिए रोजगार, कारोबार के लिए अवसर दो चार, आमदनी बढ़े खर्चा घटे, हर घर में हर बात घूम फिर कर इसी पर आकर टिकती है। सरकार को अपने सरोकार भी देखने होते हैं, लेकिन बजट में आम व्यक्ति को अब तक फौरी राहत, कल से मिलने वाली छूट और कीमतों में कमी को नापने की आदत सी हो गई थी। बीते कुछ सालों से सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाने लगे हैं। फौरी राहत की तलाश में फंसे लोगों को फाइनेंस की बारीकियों को समझने की फुर्सत कहां है, और सरकार विकसित भारत का रास्ता दिखाकर 25 साल आगे का फायदा समझाने में लगी है। ऐसे में आगे जो मिले फायदा 4 दिन बाद मिले, पर तब तक सब्र कौन करता है। ऐसे में मौका मिलता है सियासत को फलने फूलने का, सियासी आरोप प्रत्यारोप का, और इस बजट के बाद वो भी तेज है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि निर्मल बजट 9वीं बार विकास को क्या मिलेगी रफ्तार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वित्तीय विश्लेषक के तौर पर टैक्स एक्सपर्ट अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अरुण जी। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बजट के दौरान कुछ ऐसा स्पष्ट दिखा नहीं कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है जिससे आम आदमी को फौरी राहत मिलने वाली है। कीमतें तो अपने हिसाब से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, जो तमाम वित्तीय बारीकियां हैं उसके अनुमान पर हम कम ज़्यादा या नफ़ा नुकसान के हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शकों के लिए। लेकिन इस बजट में पूरे तौर पर आम परिवार को, आम व्यक्ति को, जो हर दिन कमाता है, हर दिन खाता है, अंत्योदय की बात सरकार कर रही है। क्या कुछ वैसा दिख रहा है? देखिए, पहले हम लोग जब बजट सुनते थे तो आपने जैसे पहले बताया, ये सही है कि लोग ये अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां होती थी कि क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या बढ़ा जी। सस्ता और बढ़ने का ये जो कार्यक्रम था, ये उस बात पर निर्भर करता था कि अमुक चीज पर सरकार ने टैक्स कम किया और अमुक चीज पर सरकार ने टैक्स बढ़ाया। ये टैक्स बेसिकली होती थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि जीएसटी आने के बाद ये सारे चीज जीएसटी के पावर में चल गए। अब वित्त मंत्री के पास बजट में जीएसटी में रेट बदलाव करने का तो कोई पावर है नहीं, क्योंकि ये सारे पावर जीएसटी काउंसिल को है, जिसमें सारे स्टेट के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर भाग लेते हैं। इसलिए अब जो सरकार के पास थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का जो पावर है, वो सरकार उसी पे काम कर रही है, जिसके तहत सरकार ने कुछ कस्टम ड्यूटी और इसको खत्म करते हुए ये बैटरी और जूते और लेदर, इन सब गुलों को बताया कि वो सस्ता हो रहा है। क्योंकि आम आदमी का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बहुत सारी बातें यहाँ करने के लिए नहीं है। सरकार ने ये चीज पिछले ही साल जीएसटी 2.0 में ला दिया था, जिसमें ड्रास्टिक रेट चेंजेस करके बहुत सारी चीजों के दाम में वस्तुतः परिवर्तन करके दिखा दिया था। अब रह गई बात टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब का हम लोग को उम्मीद था कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ही उन्होंने जरूरत से ज्यादा चेंजेस दे दिए थे। जो 12 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था, पर हम दोनों मानेंगे कि यह अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग 8 और 10 की बात सोच रहे थे और सरकार ने 12 लाख पे ला दिया था, तो इससे उम्मीद था। इस बजट को हम लोग इस ढंग से भी कह सकते हैं कि अगर सरकार को सिर्फ इलेक्शन देखना होता या राजनीति देखनी होती तो कुछ लुभावने बजट लाते, क्योंकि अगले वाले साल में 2-3 राज्यों में क्रूशियल इलेक्शन भी है। पर सरकार ने उसका प्रवाह न करते हुए विकास को गति देने के लिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए इन सारे युगों जो प्रावधान किया, जो जितनी सारी बजटें उन्होंने दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दे दिया, कृषि के क्षेत्र में दे दिया, हर क्षेत्रों को उन्होंने वैसे करके दे दिया है, जिससे ये लगता है कि विकास की गति, जो दूरगामी परिणाम आने हैं, जिसका प्रतिफल हमें बाद में मिलेगा। जैसे आपने बहुत ही सही ढंग से कहा कि इसका प्रतिफल हमें बाद में देखने को मिलेगा, तुरंत फौरी राहत इसमें कहीं नहीं दिखेगी, परंतु इससे देश की आर्थिक गति मजबूत होगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। जैसे डिफेंस के क्षेत्र है, जहाँ पे हम सबको सिंदूर ऑपरेशन के बाद जरूरत थी कि हमें और मजबूत होने की जरूरत है, इन सब चीजों में सरकार ने मेरे हिसाब से प्रयत्न यथेष्ट किए। चलिए, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में जो कुछ भी रखा है आम लोगों की भावना का है, व्यक्तिगत भावना है, आम लोग ही हैं, हम भी और कमाते हैं, कुछ बचाने की उम्मीद लगाए रखते हैं, तो वो फौरी तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, समाज बेहतरी की ओर जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ हमारी भी बढ़त उसमें समावेशित रहेगी, ये एक भावना है। प्रमोद जी, इस भावना पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि बजट पर तो तकनीकी तौर पर कुछ कहने के लिए बचा नहीं, जिस तरह से अरुण जी बता रहे हैं, तो अब भावना पे थोड़ी बात कर लेते हैं।
नहीं, बजट 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 जो आया है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और 11-12 वर्षों से लगातार ये सरकार है और 9 वर्षों से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज जो है केंद्रीय बजट पेश किया गया जी। तो बिहार काफ़ी उम्मीद लगाए हुए था। और बिहार इसलिए उम्मीद लगाए हुए था कि पिछले चुनाव के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए और बिहार को सब्ज बाग दिखलाने का काम किया। तो हम लोगों को लगा कि इस चुनाव इस बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्यों आवश्यक है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ जल्दी। बिहार का जो बजट पिछले साल का था वो 3,17,000 करोड़ का था। राजस्व जो है उस बजट का 27%। बाकी के लिए हमको निर्भर रहना पड़ता है या तो केंद्रीय राज्यांश पर या फिर कर्ज पर। आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से जब बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए या विकसित राज्य की श्रेणी में, ये लोग बार बार कहते हैं कि बिहार को हम विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे, तो उसके लिए तो उनको कदम उठाना चाहिए था और सबसे बढ़िया जगह था वो बजट था। लेकिन इस कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ जो है सब बातें छन करके इस बार तो सामने आई नहीं। अब देखिए कि बिहार पर जो है कर्ज जो है 25 से 30 हजार रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज है। अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। पहले मैं नीति आयोग की बात करता था, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय में आज भी जो है 150 से 190 रुपया जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक दिन का है। और जो जातीय गणना हुआ था तो जातीय गणना में भी आपने देख लिया था कि बिहार के जो है 2/3 आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम पर मासिक गुजर बसर करने के बाद थी। 2 लाख की सहायता का वादा किया गया था। अब देखिए आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया आपने याद दिला दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ हूं जी। महत्वपूर्ण बातें हैं उनका उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपने याद दिलाया। अब देखिए 10,000 रुपया तो इन्होंने जो है 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में डालने का काम किया। अब कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया देंगे। अगर ये 2 लाख रुपया की राशि दे देते हैं तो 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। अगर 3,17,000 का पिछले वर्ष का बजट है और 3 लाख करोड़ का आप अतिरिक्त खर्च करने की बात कह रहे हैं तो आखिर राजस्व कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आपका केंद्र पे टिकेगा या फिर कर्ज पर। तो केंद्र सरकार ने जो आज केंद्रीय बजट लाया है उसमें बिहार के लिए क्या प्रावधान करने का काम किया है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बिहार आगे नहीं बढ़ता है तो क्या देश आगे बढ़ेगा क्या? ये आप हमको बतला दीजिए। कई ऐसे चीजें हैं। अब जैसे चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने कहा मैं 25 चीनी मिलें खुलवाने का काम करूंगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कई घोषणाएं करने का काम किया। तो कहां है भाई? कुछ दिखना तो चाहिए ना। कैसे दिखेगा? अगर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की अगर बात की जाती है तो 1 साल में 20 लाख होता है, 6 महीना में 10 लाख और 3 महीना में 5 लाख नौकरी और रोजगार। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है वो 5 लाख नौकरी और रोजगार 2.5 महीना बीतने को है? तो सिर्फ सब्ज बाग दिखलाने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार के लिए आपको जो है काम करना पड़ेगा। और देखिए सब काम होता दिख नहीं रहा है। एक अंतिम बात मैं कह देता हूं। बिहार से केंद्र में 3 मंत्री हैं और तीनों महत्वपूर्ण पद पर हैं। एक तो जो है एमएसएमई मिनिस्टर हैं, दूसरा फूड प्रोसेसिंग है और तीसरा जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। अब देखिए बिहार में पिछले बार जब महागठबंधन की सरकार थी तो 17 एकड़ भूमि चनपटिया में हम लोगों ने टेक्सटाइल पार्क के लिए उपलब्ध करा दिया था। लेकिन 8 मेगा टेक्सटाइल पार्क का अलॉटमेंट होता है, दूसरे राज्य को दे दिया जाता है, बिहार को नहीं मिलता है। और जब केंद्रीय मंत्री से पूछा जाता है तो पत्रकार को क्या जवाब मिलता है कि बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है। अब आप बता दीजिए कि जब केंद्रीय मंत्री बिहार के हैं और उनका इस तरह का शब्दावली है, जब बिहार का तो वो बिहार के बस रहने वाले हैं वो पूरे देश के लिए जवाब दे। अगर एक राज्य को आप मान लिया, जब हमने जगह उपलब्ध करा दिया कुछ व्यवस्था करते हैं तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण एक सेकंड, जब अगर वो उनका कहना है कि बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है तो ये सब्ज बाग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे केंद्रीय मंत्री आकर के जो बिहार को दिखलाने का काम करते हैं तो झूठा सब्ज बाग क्यों दिखलाते हैं? ये हम समझ लेते हैं वो झूठा सब्ज बाग है या बिहार को फिर उस
परफॉर्मा पर अपने आप को साबित करना होगा कि हाँ, हम अब इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आपके योग्यता के लिए जो वांछित शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करते हैं और अब आप वो अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए सुमित जी, कुछ मिलता नहीं दिख रहा है बिहार को, कैसे देखें हम? देखिए, मुझे लगता है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए और जिसको दूरदर्शिता नहीं होगी उसको नहीं दिखाई देगा, या फिर विपक्ष के प्रवक्ता जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि खास करके जब आज एनडीए की सरकार ने पूरे देश के लिए एक विकासात्मक बजट रखा, एक ऐसा बजट जो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को तरक्की कराने वाला बजट है, और निश्चित तौर में इसमें बिहार की उद्यमशीलता को भी पंख लगाने का काम किया। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में जब जब आगमन हुआ तो कभी सीमांचल के लिए 50,000 करोड़ रुपया, तो कभी सारण के लिए 30,000 करोड़ रुपया, कभी शाहबाद के लिए 40,000 करोड़ रुपया, तो कभी चंपारण के लिए 12,000 करोड़ रुपया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर के बिहार के लोगों की उद्यमशीलता को पंख देने के लिए कहीं ना कहीं घोषणाएं की हैं, और उस पर उतने पैसे भी दिए हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाने का काम किया है। बिहार की जो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से मखाना उद्योग में उनको जब उनकी आय इनकम जो है वो डबल होती है, वो गरीब किसानों की, तो आप कल्पना कीजिए ना कि एक परिवार की बुनियाद किस तरीके से मजबूत होती है जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिहार एनर्जी सेक्टर में, चाहे विनिर्माण सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने में कितना आगे है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में एक भी नहीं बना। एक भी इंडस्ट्रियल वहां जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा आगे जाना होगा ना, कितना आगे है इसका भी उल्लेख कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का हवाला प्रमोद जी दे रहे हैं कि कितना आगे है, वही बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का काम हमने किया, किसने? इन लोगों ने नहीं किया ना। अरे क्या किया, कहाँ किया, बताइए ना, धरातल पर कहाँ है? सिर्फ बोल देने से हमने किया और आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और बिहारी होने के नाते तो कम से कम थोड़ा बिहार के उत्थान के लिए और बिहार के विकास के लिए सोच लीजिए। भैंस का चारा लूटने वालों से ज्ञान नहीं लेना है, भैंस का चारा लूटने वालों से ज्ञान नहीं लेना है। कल्याण नहीं होने वाला है बिहार के, इस प्रकार से बातें नहीं होती हैं, इस प्रकार से बातें नहीं होती हैं। और उसके लिए डाटा को तोड़ मोड़ के नहीं प्रस्तुत कीजिए। लालू यादव के प्रवक्ता से उम्मीद यही रहती है बिहार के लोगों को, लालू यादव के प्रवक्ता से यही उम्मीद रहती है कि सिर्फ बकरी का भूसा और गाय का गोबर, यही समझाने का, यही दिमाग में भरा हुआ है आप लोगों के, यही दिमाग में भरा हुआ है। सुनिएगा ही नहीं, सुनिएगा ही नहीं। अलकतरा चोर से ज्ञान लें, अलकतरा चोर से ज्ञान लें, अलकतरा चोर से ज्ञान लेंगे, चारा चोर से ज्ञान लेंगे, सजा याफ्ता मुजरिम से नहीं ज्ञान लेंगे ना, उससे ज्ञान का हिस्सा मिल जाए। जब 3,70,000 करोड़ रुपया यही सरकार, यही केंद्र की सरकार जब 3,70,000 करोड़ रुपया देने का काम कर रही है, तो पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा? अरे केंद्र में हमारी सरकार है तो हम दे रहे हैं पैसा, दीजिए ना, दे रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है ये बताइए ना। अभी जब महागठबंधन की सरकार महिलाओं के खातों में हमने दिया कि नहीं दिया, एक बार बताइए ना, हमने दिया कि नहीं दिया? 10,000 रुपया महिलाओं के खातों में देने का काम हमने किया। 2 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। छाती किसका फट रहा है? लालू जी के परिवार के लोगों का छाती फट रहा है, लालू यादव की पार्टी के लोगों का छाती फट रहा है। महिलाओं को पैसा देंगे तो छाती आपका फटेगा। लालू तो दे रहे हैं ना, प्रमोद जी वो तो कह रहे हैं ना कि हम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आज के बजट में कहां दिखा बताइए? आप ही से मैं सवाल पूछ देता हूं। वही तो उसके लिए क्या घोषणा, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, वो तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। 2 दिन और सब्र कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी खाली आकर के यहाँ पर बिहार के, चलिए अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सुमित जी को सुन लीजिए। जब 2 लाख रुपया हम देने का काम कर रहे हैं महिलाओं के खातों में, तो इनको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? लालू जी जो बोलते हैं कि आंख नहीं, समस्या ये है ना कि आप हमारे सर पे कर्ज का बोझ लाद कर आप हम ही को पैसे दे रहे हैं।
बजट का 7.5% जो है राशि इतने जो बड़े है ब्याज के अदायगी के रूप में चला जाता है। एक दिन मैं में तो आपसे 56 पूछ रहा हूँ करोड़ रुपया जो है आपके ब्याज के इकोनॉमिक्स रूप के में दिया जा ज्ञाता रहा है। तेजस्वी यादव कहाँ और ये है? लोग कह रहे हैं आपके कि पैसा, इकोनॉमिक्स के पैसा ज्ञाता राज्यांश, तेजस्वी यादव आप कहाँ बताइए है? ना कि अगर बिहार कोई का कमी सोर्सेस थी, क्या है, अगर राजस्व कोई प्राप्ति कमी ठीक का है, सोर्स क्या है, आप ठीक बताइए। है, प्रेस प्रमोद जी, एक कॉन्फ्रेंस सेकंड। करके बताएं और ना। तमाम विकसित हाँ, जो हो गया। राज्य कोई हैं, कमी है तो प्रेस उसका आप कॉन्फ्रेंस देख करके लीजिए कि बताएं। 100% कितना है। ठीक है, हमने सुमित जी, बनाया सुमित हमने जी, बनाया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, सुमित सीमेंट जी, उद्योग हमने लगाया, बिहार नहीं, के नहीं, लोगों दो को चार नाम भी रोजगार बता हमने दीजिए। दिया, लाखों लोगों को रोजगार हमने दिया। सुमित जी, आप नहीं, वो आप सब ठीक है, कहाँ एक लगाया, मिनट, कहाँ प्रमोद जी, दिया? वोट मैं पूछ बैंक रहा को भी हूँ। नौकरी देने सुमित का जी, काम हमने किया। जिस सुमित जी, टेक्सटाइल सेक्टर की ये बात कर रहे हैं ये दीपक स्मार्ट जी, सिटीज, उसमें ये 3.5 इंडस्ट्रियल लाख कॉरिडोर, मुस्लिम ये बुनकरों को सेज, रोजगार देने का काम हमने किया। दो चार एक नाम भी हो पूछे जाता है। कहाँ है मेगा टेक्सटाइल पार्क, बताइए बिहार के नक्शे पर अरे तो कहाँ है, वही बताइए पूछ रहा आप। हूँ ना मैं। नहीं अरे बताइए ना, 3.5 लाख आप एक मुस्लिम मखाना बुनकरों बोर्ड को बना नौकरी लेते देने का हैं, काम उससे हो हमने गया किया। कल्याण। यहाँ ठीक बिहार है, में कितने अरे अब रुकिए, 3.5 लाख मुस्लिम अब रुकिए, बुनकरों को थोड़ा सा, रोजगार देने का थोड़ा सा काम आप दोनों हमने रुकिए। किया। सुमित जी, कल्याण थोड़ा सा हुआ है और रुकिए, आगे भी होगा। बिल्कुल आपकी तरह आगे थोड़े हैं भी कि होगा, बिहार का ये पैसा एक बड़ी लूट बात के आई है। और अपने सुमित जी, घर में एक भर ले, सेकंड, एक सेकंड, सुमित जी, जमीन कब्जा कर ले। थोड़ा, नहीं नहीं, थोड़ा सांस ले लीजिए सुमित जी, नहीं नहीं, उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सांस चलिए, लेके ही बोल रहा हूँ ठीक है, दीपक जी। हम थोड़ा मैं सा तो अपनी अरुण जी से, बारी में नहीं ही नहीं, बोल रहा आप हूँ। दोनों की, जिन लोगों आप का दोनों पेशेंस के इस लूज हो गया है, नोक उनसे झोंक में पूछिए कुछ ना। जिन लोगों नई ने बातें बिहार का निकल कर सामने आई भैंस का गई है, हम भूसा भी थोड़ा नहीं छोड़ा, एक्सपर्ट से उस पर जिन्होंने सलाह ले अलकतरा लेते नहीं हैं। छोड़ा, जिन लोगों ने जमीन हो का गया सुमित घोटाला जी, किया, वो बात सुमित करेंगे। जी, क्या उधर जाने की इकोनॉमिक जरूरत सर्वे, नहीं है आज। घोटाला इकोनॉमिक गिनाएंगे तो डेवलपमेंट, देखिए, सारा नाक झुक तेजस्वी जाएगा। यादव से बोलिए ना देखिए, मत इकोनॉमिक जाइए सर्वे का उस पर। स्पेलिंग ठीक है, बता प्रमोद जी, देंगे। एक सेकंड रुकिए, सुमित जी, एक सेकंड रुकिए, देखिए, प्रमोद जी, आपके कुछ नेता को महत्वपूर्ण इकोनॉमिक बातें, सर्वे का स्पेलिंग भी नहीं मालूम है। नहीं नहीं, स्पेलिंग एक बार बताने पूछ की जरूरत भी लीजिएगा। नहीं है। अरुण जी से, हम थोड़ा अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण जी, प्रमोद जी ने एक चीज का तो उल्लेख कर दिया, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री जो है बिहार से, बड़ी बड़ी लिस्ट है, पोर्टफोलियो बड़ा है। सुमित जी की आवाज थोड़ा एडजस्ट करेंगे, वो इको हो रहा है। तो पोर्टफोलियो बड़ा है, चिराग पासवान का नाम लिया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है, फूड प्रोसेसिंग। राजीव रंजन सिंह जी हैं, पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी हैं उनके पास। और जीतन राम मांझी एमएसएमई हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। कुछ बड़े प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो हैं। इस बजट में बजट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे बजट को लेकर, तो उन्होंने इन चीज़ों का विशेष रूप से उल्लेख किया था कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप कह रहे थे, हमारी आदत हो गई है फौरी राहत, कल क्या अखबार की सुर्खियां बन रही है, इस पर हमारी नज़र जाती है। हम क्या बिहार को तेज गति से आगे बढ़ते देख रहे हैं आने वाले 3-4 सालों में, ये सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि इस बजट में पूरे और भारत के विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए प्रावधान किया गया। ये बात कुछ हद तक तो प्रमोद सिन्हा जी का सही है कि जब हम देश की बात करते हैं तो ये बजट बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए है। परंतु देश के साथ साथ अगर हम अपने राज्य की भी बात करते हैं तो थोड़ी निराशा हाथ लगती है, क्योंकि बजट में ही प्रावधान है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान है जी। साथ में साउथ के कुछ स्टेट्स के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, जहाँ पे नारियल उत्पादन हो रहा है और ये हो रहा है। फिशरीज एंड कोकोनट प्रोडक्शन वो अलग से वो सारे हो रहे हैं, उनका प्रावधान उन्होंने किया, वहाँ पे कुछ वो फंड डाल रहे हैं अच्छे खासे। तो उसी तरह जो इलेक्शन के समय जो बातें किए थे कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे, उस दिशा पे इस बजट से जो आशा थी वो बहुत पूर्ण नहीं हुई। बजट कुछ स्पेसिफिक नहीं है, गोल गोल है। गोल गोल में जो चीज सारे हिंदुस्तान के लिए, उससे बिहार को तो वंचित आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन जब हम बिहार के लिए कुछ कह के गए थे, जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं, और इतना बड़ा जनादेश भी उन्हें मिला था जी, तो इस बार बिहार के लोगों को जो आशा थी बिहार के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ का सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, जो कि बिना केंद्रीय किसी आदेश, बिना केंद्रीय सहायता या जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात कर दी है, तो हम थोड़ा इसको और विस्तार से और व्यापक रूप से ले लेते हैं। आप ही से पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी उल्लेख किया था कि मत्स्य पालन और पशुपालन को भी उद्योग के तौर पर स्थापित किए जाने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो वो मंत्री हमारे यहाँ हैं राजीव रंजन जी, पशुपालन भी देखते हैं, मत्स्य भी देखते हैं और डेयरी भी देखते हैं। तो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम व्यवस्थापित किया जा सकता है एक व्यक्ति के माध्यम से, वो क्षमता है। जीतन राम मांझी हैं, एक एमएसएमई कॉरिडोर वो लेकर आ रहे हैं और कई संभावनाएं हैं, क्योंकि हम माइंस मिनरल्स वाले राज्य हैं नहीं, तो हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमारे संसाधन हैं। तो हम अगर प्रयास करें तो इस बजट में बिहार के लिए एक बड़ा कट लेकर आ सकते हैं, अगर हमारे मिनिस्टर्स वो तत्परता दिखाएं। जी,
वो एक सेक्टर जिस मैंने आपको पहले ही कहा कि जी। जो चीज पूरे हिंदुस्तान के लिए है उससे बिहार को तो वंचित नहीं कर सकते हैं। उसमें से भी हम बड़ा कट ले सकते बड़ा हैं। अब वो कट का तो डिपेंड करता है मिनिस्टर और उनके बिल्कुल, allocation हमारे पे जो हमारे आप कह नेताओं रहे हैं, पर, वो जी। एकदम सही बात है। लेकिन जो कुछ विशेष प्रावधान करने की उम्मीद थी, जो बहुत दिनों से बिहार के विकास के लिए मांग हो रही थी, अगर यहाँ पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर देते या उसकी घोषणा कर देते तो बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को कुछ प्रलोभन मिलता कि हाँ, हम बिहार में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाए, यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि यहाँ के आम लोगों को, गरीब लोगों को वैश्विक रूप से रोजगार मिल सके। जी। क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा साधन तो इंडस्ट्री ही डेवलप कराता है। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर ऑफिस खोलेंगे तो 4 पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव और 2 ही नीचे के लोगों को मिलेगा, पर अगर जब आप ये खोलते हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्शन चेन अगर खोलते हैं, तो जो हमारे यहाँ के भाई बंधु बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने, उनको अपने घर में रोजगार रॉ मिल से जाएगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट तक हर व्यक्ति हर स्तर पर उसमें इन्वॉल्व होगा। सारे कोई इन्वॉल्व होगा जी। उसके लिए। चूंकि अभी तक हर विकसित राज्य को पीछे आप देख लीजिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ही वहां का सबसे मूल आधार है। जी। और वो जो यहाँ पे हमें अभी भी कमी है, जो कि होना चाहिए था। एक चीज और होना चाहिए था, वो अच्छी बात है। अब क्या ये व्यवस्था हम मानकर नहीं चलें कि केंद्र की सरकार ने बदल दी है कि हम आपको देंगे, ये व्यवस्था अब नहीं है, आप क्या हमसे ले सकते हैं, ये फाइल लेकर आप हमारे पास आइए, हम उसे क्लियर करेंगे। कुछ इस तरह की झलक दिख रही है। ये चीज तो प्रोसीड्योर में मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि आपको जो चाहिए आप अपनी प्रॉपर फाइल को लेके आए, हमें यहाँ सबमिट करें, उस पर चर्चा होगी। जैसा कि अभी हमारे भाई बता रहे थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाले फाइल के लिए बिहार को आयोग घोषित कर दिया गया। तो जब आयोग घोषित कर दिया फाइल को, तो वो जो यहाँ पे उतने बड़े जमीन का अलॉटमेंट हुआ, उस अलॉटमेंट के पहले ही तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी चाहिए थी कि क्या बिहार इस मैप पर उनका जो भी पैमाना था उस पर उतरता है कि नहीं। अगर वो उतरता है तो वो प्रोजेक्ट वहां से शुरू होना चाहिए था, या तो फिर जिस पे बिहार उतरता है वो वाला प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए था, ताकि बिहार, ऐसा तो नहीं कि बिहार हर प्रोजेक्ट में फेल कर बिल्कुल। जाए। एक मंत्री को यह कह देना उनके लिए, राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात है। उन्हें कहना चाहिए था शायद कि हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, और क्या हमें यहाँ आवश्यकता आ सकती है। हम जान रहे हैं कि हम यहाँ मखाना उगाते हैं, हम यहाँ फिशरी कर सकते जी। हैं। हमारे यहाँ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, यार्न का प्रोडक्शन नहीं है, तो यार्न के प्रोडक्शन से संबंधित काम तो पहले करते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे टेक्सटाइल ये इंडस्ट्री है, चीज पर वहां यार्न का दर्शाता प्रोडक्शन है नहीं कि है। सरकार या सिस्टम कितने सकारात्मक सोच के साथ है, सामाजिक दायरे को विस्तार देते हुए समाज को उत्थान के लिए अग्रसर करने के लिए प्रेरित है, और ये सरकार के गुडविल पर निर्भर करता है, जिसकी एक झलक हमारे इस चर्चा के दौरान सामने आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद सियासी के साथ साथ कितना फायदा फाइनेंशियली हो रहा है हमें, और उसका हम कितना फायदा उठा सकते हैं, डबल इंजन की सरकार कितनी गति ले सकती है इस बजट से, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं देश के आम बजट की, और आम बजट से बिहार को कितना खास कुछ उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट। इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिन्हा जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, ब्रेक से पहले कुछ बातें हुई थी, आपके पास सीधे हम आते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से कितना कनेक्टेड है, रफ्तार पकड़ने के लिए कितना तैयार है, और इस तैयारी में कितना सहयोग है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये दुख होता है कि बिहार में जो विपक्ष है वो, और अन्य राज्यों में भी जो विपक्ष जो है वो, एक तरीके से जब देश के लिए इतना वृहद, विशाल और दूरगामी परिणामों को देखने वाला एक बजट आता है, तो इसको ये लोग कैटेगराइज करने लगते हैं, और कैटेगराइज करके कहीं ना कहीं एक देश के लिए, और देश में सभी, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के आपको कामरूप कामाख्या तक, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। कहीं ना कहीं जब सर्वांगीण विकास की बात होती है तो प्रत्येक क्षेत्र के विकास की बात होती है। तो मुझे लगता है कि कैटेगराइज्ड करके किसी चीज को किसी खास जगह तक सीमित कर देना ही बिल्कुल सही नहीं होता है। मेरा मानना है कि बिहार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही थी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का काम जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है। उसकी पहले भी घोषणा हो चुकी है और वो एग्जिस्टेंस में है। ड्राई पोर्ट बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं।
हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है उसके माध्यम से हल्दिया तक बिहार की जो चीजें हैं, एमएसएमई लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो किस तरीके से हल्दिया पोर्ट तक पहुंचेंगी और वहां से पूरी दुनिया में जाएंगी, ये भी पूरा देश देख रहा है, पूरी पूरी दुनिया देख रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो हम बना ही रहे हैं, साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है, और बार बार ये टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं, टेक्सटाइल पार्क भी तो उसी का हिस्सा है। कहीं ना कहीं जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे तो उसके अंदर ही टेक्सटाइल पार्क आ जाएगा। तो मंत्री ने क्या कहा, मंत्री की ने कहा कि नहीं कहा, और उस नहीं कही गई बातों को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करना कि मंत्री ने ऐसा कहा, तो मुझे लगता है कि इस पर भी एजेंडा सेटिंग से हम लोगों को बचना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने विगत 1 वर्ष पहले ही लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो बिहार को देने का काम किया है। पहले तो हम वो 1.5 लाख करोड़ आम जनता के लिए खर्च कर ले, ये भी कहीं ना कहीं देखने की बात है। और हमारा जो उद्योग विभाग है वो किस तरीके से तेजी से त्वरित तरीके से काम कर रहा है। हमारे मंत्री सुबह से लेकर 24 घंटा 7 दिन लगातार बिहार के सभी मंत्रीगण जो हैं वो काम कर रहे हैं। 10,000 रुपए जब हम महिलाओं के खाते में दे रहे थे तो ये लोग कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा। भाई साहब, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी बिहार में सरकार है। बिहार अगर पिछड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम पैसा लेकर के आएंगे केंद्र से। अगर क्यों हम दुनिया में कहीं किसी और से तो पैसा नहीं मांग रहे अगर ना। पिछड़ा हुआ है ये क्यों? नहीं, निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, मैं ये कहूंगा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। किसी मूलभूत चीजों के अभाव में एक तरफ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, एक तरफ सूखा ग्रसित क्षेत्र है, इसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात होती है और टेक्सटाइल डबल के इंजन मंत्री की हमारे सरकार का बिहार फिर से हैं, फायदा उस क्या पर है जब हम दुखड़ा ही रोते रहे? आपदा को अवसर में बदलने वाली सरकार है ना ये। हम आपदा को अवसर में तो बदलते ही हैं दीपक जी, लेकिन साथ साथ हम ये बोल रहे हैं ना कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम ही ने दिया है बिहार को, और वो खर्च कुछ भी 1.5 नहीं कर लाख पाए हैं, तो फिर क्या करें? उस पैसे का बैंक में रखा हुआ है, सूद कमाएं। अच्छा, एक बात बताइए दीपक जी, कितने दिन में खर्चा कर लेना चाहिए? 6 महीने पहले जिस चीज की घोषणा हुई उसको 3 महीने में खर्च कर लें। एक प्लान तो कम से तैयार कम हो 1 जाना साल चाहिए तो ना, लगेगा कहाँ ना। खर्च करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे इस बजट में सब कुछ साफ हो जाएगा, अगर राज्य सरकार का जो बजट आने वाला है। मैं वही बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ खर्च होंगी। मैंने जब बोला कि 50,000 करोड़ रुपए केवल सीमांचल के लिए आए, मखाना उद्योग से जुड़े हुए किसानों के लिए आए, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आया, लघु एवं कुटीर उद्योग को संवर्धित करने के लिए आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि सभी के खाते में, सभी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए जाएंगे, और वो भी प्रोसेस जारी हो गया, सबके खाते में जा रहे हैं। सब लोग कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करके, मतलब 10,000 में चलिए, अगर विपक्ष कह रहा था कि कोई उद्योग धंधा नहीं हो सकता है, तो कम से कम 2 लाख में छोटे कुटीर उद्योग तो संचालित किए ही जा सकते हैं। एक संभावना बन रही है। हम आते हैं आपके पास सुमित जी। अरुण जी, जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी कि रनवे तैयार है, रनवे बनाने में थोड़ा लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा बिहार को, लेकिन अब रनवे तैयार है, अब उड़ान की बारी है। क्या लगता है ऐसा? बस उसी उड़ान इस बजट में कुछ झलक दिखेगी? अब ये बिहार सरकार की, अब आपने जैसे कहा कि ठीक है, केंद्र सरकार के बजट में तो उस उड़ान की झलक नहीं देखी। जैसा कि सुमित जी ने बताया कि ये सरकार प्रयत्नशील है, विगत कई वर्षों से प्रयत्नशील है कि यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, एक हब बने। इसका मतलब ये भी इस बात से एग्रीड है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तभी बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकेगा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। अब हमें यही प्रतीक्षा है कि ये डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ये कब गति पकड़ेगी। अब ये तो फिर, और वो जो आपदा की एक चुनौती है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, जिसका उल्लेख सुमित जी कर रहे हैं, और अक्सर इसका उल्लेख किया। अब तो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं, ये हमारा प्रदेश है, हर प्रदेश में कुछ न कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं जिसको उन्होंने अवसर में बदला। अब यहाँ के भी जो, जहाँ सुखाड़ है और जहाँ पे बाढ़ है, इस दोनों बात को तो अब एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही पूरा किया जा सकता है कि इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पानी को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र में हम डालें। मतलब अगर अभी भी सरकार उसका दुखड़ा रो रही है तो कुछ बहानेबाजी है। ये मान्य नहीं है। हम एज ए आम नागरिक हम करें, चूंकि इसमें टैक्स की बातें नहीं है, परंतु एज ए आम निवासी, बिहार के निवासी होने के नाते अब भी सरकार अगर यही कहती है कि हमें वहां आपदा है और इस आपदा को अभी तक अवसर में बदलने का प्लानिंग इनके पास नहीं है जी, तो ये थोड़ा सा अस्वीकार्य है। चलिए प्रमोद जी, तमाम बातें हो रही है, प्रयास हो रहा है, रनवे तैयार है, उड़ान भरने के लिए डबल इंजन वाली सरकार तैयार है। केंद्र बजट के परिप्रेक्ष्य में राज्य का बजट अगले 2 दिनों में आने वाला है, उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट होने की संभावना है। क्या संभावना लग रही है आपको?
देखिए, केंद्रीय बजट से ही बिहार को खास उम्मीद था, लेकिन केंद्रीय बजट तो इस बार बिहार के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक बजट रहा। और जहां तक सवाल है, जो चुनाव के दौरान जिन घोषणाओं को किया गया था, जो सबसे बड़ा आस जो बिहार के लोगों को लगा, वो इसलिए लगा कि देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं और जब तरह तरह के आश्वासन देने का काम करते हैं, देश के गृह मंत्री जब आते हैं और जब इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, AI इंडस्ट्री भी लगाने की बात करते हैं, उसके बाद तो बिहार के लोगों को लगता है ना कि केंद्रीय बजट आया है तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि जो है बिहार का भला हो, बिहार विकास के पटरी पे आगे बढ़े, विकासशील राज्य की श्रेणी से बढ़ करके विकसित राज्य की श्रेणी में जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आप कैसे करिएगा। जो ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड है, जिसमें डाटा जो आया कि 2,90,00,000 लोग जो है पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पर जो है किसी तरह से रोजी रोटी की तलाश में अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत ही बिहार के लिए एक दुख भरी कहानी है ना, कि आखिर आप कब तक जो है इस चीज को कहते रहिएगा। कोरोना काल में आपने कहा कि जो लोग आ गए हैं अब उनको वापस जाना नहीं पड़ेगा। 7 साल बीत गया उस चीज को, 6 साल बीत गया। अब आप समझ लीजिए, अभी ठीक चुनाव के पहले की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में एजुकेशन सिटी लगाने का बात इन लोगों ने किया था कि मैं एजुकेशन सिटी दूंगा यहाँ पर। हम लोग भी कह रहे थे, विपक्ष के नाते हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं बिहार में एजुकेशन सिटी लगाऊंगा। और देखिए, दो सेक्टर था जिस पर हमारे नेता ने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को हम बिहार में इतना डेवलप करेंगे कि बिहार से जो रेवेन्यू दूसरे राज्य में चला जाता है उस शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होने के लिए, उसको हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे और उस पैसे का बूस्टअप करेंगे बिहार के विकास के लिए। आप लोगों ने भी मोटा मोटी उस तरह की बातें आपने कहने का काम किया। हमारे नेता ने यहाँ तक कहा कि हम जैसे डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, फिशरी इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, IT हब बनाने का काम करेंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात हमारे नेता ने कहा था। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप सरकार में आए तो इसकी झलक तो दिखनी चाहिए थी ना। अगर आप बिहार के लोगों को आप वायदा कर रहे हैं, सब्जबाज दिखा रहे हैं, तो वो तो झलक दिखी नहीं। जब उसमें वो झलक नहीं दिखी तो बिहार के बजट में क्या झलक दिखेगा, जब बिहार के खुद का राजस्व नहीं है। हाँ। ये समझने की बात है ना। बिहार जो है प्रत्येक दिन आप देखिए जो है कर्ज में डूबते चला जा रहा है। बात है और पैसा देने के लिए तो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से तैयारी है। और सबसे दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो इन्होंने कहा कि हम 2 लाख प्रत्येक महिलाओं के खाते में देंगे, वो 3 लाख करोड़ रुपया होता है। मेरा एक बस इतना ही है कि वो 3 लाख करोड़ रुपया ये कहां से देंगे, ये हमको ये लोग बतलाने का काम करें। तो कहते कुछ नहीं है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन करिएगा कैसे ये तो बतला दीजिए। जैसे तेजस्वी ने नीतीश के साथ मिलकर शिक्षकों की बहाली की और उसके लिए नीतीश कुमार पर आरोप लगता था कि पैसे कहां से लाएंगे कहते थे, और आप कहते थे कि तेजस्वी ने वो व्यवस्था करा दी है, तो उसी तरह की कोई व्यवस्था सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मिलकर करवा देंगे। उसके लिए दीपक जी, नेता के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन होना चाहिए। हमारे नेता ने जो कहा 17 माह के कार्यकाल में उसको करने का काम किया। सुन लेते हैं सुमित जी की बात, सुन लेते हैं। डबल इंजन की सरकार 11 साल। सुमित जी की बात सुन लेते हैं, ये बताइए ना। सुमित जी बताइए। अरे प्रमोद भाई, आपके नेता के पीठ पर ना, जिस नेता की बात कर रहे हैं उसके पीठ पर माननीय कोर्ट ने चोर होने का मोहर लगा दिया। अरे छोड़िए ना, ये सब जितना भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को तो आप लोग शरण दिए हुए हैं, क्या बात करिएगा। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते हैं और भाजपा में चला जाता है, वो भ्रष्टाचारी से संत और सदाचारी हो जाता है। वैसे लोगों पर जो है क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है और चंदा दो और धंधा दो नीति पर काम करने वाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पूरे देश के लोगों का पैसा लेने वाले लोग आप जैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे क्या? से कम चलिए ठीक है, हम बजट पर वापस आ जाते हैं। सुमित जी, जितना दोषी है उतना ही बलात्कार का पंचायती करवाने वाला भी दोषी है। सुमित जी, लालू प्रसाद प्रमोद जी, बिहार का पूरा प्रशासन जो है हांफने लगा। सुमित जी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाया।
अलकतरा चोर का मुहर लगा ठीक दिया। है, हो गया सुमित जी। अलकतरा चोर और सुमित चारा जी, चोर का मुहर लगा दिया। हो गया। अरे एक सेकंड प्रमोद जी, रुक जाइए। तो आप डर का है का हिम्मत है तो उसे देखिए, 71,000 हम करोड़ प्रयास का कर रहे हैं। घोटाला आपने नहीं, किया नहीं, है ना, देखिए, हम वो कैग का रिपोर्ट ठीक है। उस पर जो है जवाब दे दीजिए ना, जांच करा लीजिए। नहीं, नहीं, बिहार के लोगों वो का आपके भैंसों का पार्टी खून के चूस नेता के समिति में है, अपना वो जांच घर करके भरने आपको का बता काम देंगे। किया। सुमित एक जी, कहावत है ना, जस सुमित करनी जी, कुछ हमने बोल नहीं अतिरिक्त पाता, समय नरक लिया जात कि में कुछ क्यों सार्थक पछताता? चर्चा कर सकते हैं। ये अपराध पर विषय आ रहे हैं अरुण जी, अपराध के विषय पर नहीं है। आप बताइए ना कि हम क्या उम्मीद करें डबल इंजन से। केंद्र का बजट तो आ गया, अब बिहार के बजट से कुछ उम्मीद है? केंद्र ने तो निराश किया, ये कहना है सबका। में 10,000 रुपया देने का काम हमने किया, ये बता रहा हूँ। 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरी देने का काम हमने किया, ये बता रहा हूँ। नहीं, आगे क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी बसाने का काम हमने किया, ये वो तो बता हो रहा गया। हूँ। और वही बता रहे हैं ना, 1.5 लाख करोड़ रुपया जो हमने दिया है, और उसके माध्यम से आप देखेंगे ना कि अरे कहाँ दिया है वो पैसा? दिख नहीं रहा है, कहाँ दिया है? धरातल पर कुछ दिखाइएगा घर में कि कहाँ कहाँ पैसा लगाए हैं। यादव के घर में दिखाई दिया है तो गया कहाँ, ये बता पॉकेट में दीजिए दिखाई ना। देगा। वो 10,000 और 2 लाख में से लुटेरे इसी और में से चोरों शायद के है। पॉकेट में दिखाई देगा पैसा। अरे भैया किस तो जमीन लुटेरा पर के पॉकेट दिखलाइए में पैसा ना, देखना कहाँ चाहते हैं आप? लगाए? कौन सा लालू जैसे इंडस्ट्री लगा लुटेरे दिया के पॉकेट आपने? में देखना चाहते हैं पैसा। कौन सा इंडस्ट्री लगा दिया, बता दीपक दीजिए भाई, ना। नहीं, लालू बिल्कुल, यादव कौन के से जेब में पैसा इंडस्ट्री, देखना कौन चाहता सा है इनका सेज, प्रवक्ता। कौन से स्मार्ट सिटीज की और बात हो रही है, बिहारियों एक का दो खून उल्लेखित कितना करें। दिन चूसोगे भाई? बिहार में सुमित पलायन जी, करवाने वाले तुम लोग, नहीं, नहीं, बिहार के सुमित लोगों जी, को लूटने वाले तुम लोग। सुमित जी, एक आध स्मार्ट अच्छा सिटी, दीपक भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? कौन मैं सा आपसे पूछ रहा हूँ, एक स्मार्ट बात सिटी बताइए। सेज? नहीं तो आप 20 वर्षों से बिहार में कर क्या रहे हैं? मुहर लगाया ना, 20 वर्षों से, क्या लिखा? 21 वर्षों पीठ से पे मारा कर ना, क्या मोहर रहे की हैं? चोर है। 11 वर्षों की डबल मारा ना, इंजन मोहर की की सरकार चोर है, है, चुनाव नहीं लड़ उसमें सकता है। आप कर क्या चुनाव रहे कौन हैं नहीं लड़ सकता बताइए? है? जो अपराधी होगा सिर्फ वही नहीं बिहार लड़ को सकता सब है। बार जो दिखाना चोर है। होगा थोड़ा सा वही अरुण जी की नहीं बात लड़ सुन लेते सकता हैं, ये है भी कुछ चुनाव। कह रहे हैं जी। हाँ, जो महिलाओं के क्या है, पूर्व में उल्लेखित कार्यों को अगर ना करके हम आगे के भविष्य की ओर सोचे, हाँ। जैसे आज के ही बजट में सुमित जी आपने नहीं, नहीं, तो बताया है, पहले देखा की है बातें, वो दीपक तो जी। पिलर वाली बातें हैं ना, वो तो ध्यान देने की जरूरत है। अभी ये बेशक है, इस बजट में 2 बड़े मेजर अलॉटमेंट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेनर की फैक्ट्री बनाएंगे, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ देंगे, जी। और बायो फार्मा इंडस्ट्री का भी उन्होंने बहुत उल्लेख किया और उसके लिए भी 10,000 करोड़ दिए। हाँ। तो अभी जो ये तो एक अच्छा अवसर है, जैसा आपने कहा कि इसमें से पैकेज लेने का, जी। इसी दोनों पैकेज में से हमारे बिहार की अगर वो कंटेनर फैक्ट्री कहीं लगनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं लगनी है, उसकी व्यवस्था अगर हमारे बिहार को हो जाए, या वो जो बायो फार्मा के इन्वेस्टमेंट होना है, उस 10,000 करोड़ का अगर मेजर चंक्स यहाँ आ जाए, तो ये दोनों बातें भी इस साल के बजट के लिए काफी हो जाएगा बिहार के विकास करने के लिए। अगर हम लोग सबको मिलकर ये प्रयत्न करें कि हमारे जो नेता बैठे हैं सेंट्रल में, क्योंकि हमारा भी वहां भी बहुत अहम रोल है, बिहार की राजनीति से ही देश की राजनीति बहुत हद तक प्रभावित रहती है, और बहुत सारे इसीलिए हमारे नेताओं को बहुत सारे महत्वपूर्ण पद भी मिले। नहीं, हमारे पास तो कहने के लिए भी है ना कि नेताजी आप कह कर गए थे, अब देना तो आपको पड़ेगा। तो ये जो हमारा यही मांग है कि ये जो 2 सेक्टर मेजर चंक्स जिसकी यहाँ पे घोषणा हुई थी, उसकी अगर यहाँ पे बहुलता आ जाए, बाकी तो इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से दिया ही जी, उधर के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया ही, साउथ के लिए दिया ही, तो जो और बाकी इधर में जो वेस्ट में है वो ऑलरेडी डेवलप स्टेट है, तो जो हम पिछड़े और निचले पैदान वाले स्टेट है, अगर ये दोनों योजनाओं की बातें हमारे राज्यों को मिले तो हमारा इससे सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसका प्रयत्न अगर सब लोग मिलकर करें इस चर्चा के अलावा, तो बिहार का सर्वांगीण विकास संभव है। यानी कि हमें उछलकर छलांग लगाकर आम तोड़ना होगा, आम पक के नीचे गिरेगा हमारी झोली में, इसका इंतजार नहीं करना होगा। तो ये सरकार की कर्मठता का सवाल है, वो कितना डेडिकेटेड है हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए इंडस्ट्रीज को लेकर वो कितना डेडिकेटेड है, इसका सबूत देना होगा सरकार को, और डबल इंजन की सरकार को ये प्रूफ करना होगा कि वो वाकई में सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, और इसकी झलक 2 दिन में, अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकती है। सुमित जी, हम उम्मीद करें निश्चित तौर पे दीपक जी, उम्मीद हम करते हैं और निश्चित तौर पे उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, हम एक्शन मोड में हैं। प्रमोद जी, देखिए, जो आज का जो केंद्रीय बजट था, जिससे बिहार को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगा है, और जिस प्रकार से जब तक बिहार
का राजस्व डेवलप नहीं होगा, जब तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक जो है आईटी हब से लेकर के सारे जो मैंने पहले गिनाने का काम किए जब तक लगेंगे नहीं, जो पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए हैं वो यहाँ आकर के जब तक अपना श्रम योगदान नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और वो मेहनत का जो अंश उनको मिलेगा, जब बिहार में ही वो लगेगा वो पैसा, तभी ये बिहार विकास कर सकता है। और इसके लिए नेता के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन होना चाहिए। जब तक वो विजन का अभाव दिखेगा तब तक दिक्कत है। प्रमोद जी, रेवेन्यू से सुमित जी एक सेकंड, हाँ अरुण जी बताइए। रेवेन्यू बिना पैसा के आप कर लीजिएगा। रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उसके लिए मेजर फंड की आवश्यकता होगी। वही- जो सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता है। कैपिटल में तो बजट बढ़ा है ना, तो उसका फायदा वही मैं कह रहा हूँ कि जो कैपिटल और हम इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट क्षेत्र आया में है, तेजी से बेहतर हो रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा और सकता। जब हमारे पास अनुकूल श्रम का साधन है, हमारे यहाँ सब तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट है। एक महत्वपूर्ण बात चूंकि आपने कहा है, देखिए बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय है और जो सबसे जो कम है देश स्तर पर, जो सबसे कम है, जब तक हम अपने आप को अगर मेहनत के बल पर या चाहे बाकी चीजों के बल पर जब हम अपने परिवार को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर नहीं ले जाएंगे, जब तक बिहार का प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा, कैसे हम संघर्ष करेंगे आगे? जो विकसित राज्य है उनकी श्रेणी में हम कैसे चले जाएंगे? नहीं तो वो तो हर व्यक्ति इंडस्ट्री नहीं लगाएगा ना, हर नहीं, व्यक्ति दोनों रोजगार बात जरूर लगेगा। तलाशेगा। वो सरकार के जी। लिए वो बातें अरुण कर जी, रहे हैं। अरुण जी क्या कह रहे हैं? वो दोनों दो बातें जी, हैं। बिल्कुल। जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो से यहाँ के सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। और बिहार तब के यहाँ पे लोगों का भी। तब फिर ये बिहार के लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं वही कहा आप जो बता रहे वो नहीं, नहीं, प्रतिफल है हम- उस प्रतिक्रिया की, हम वही जिस प्रतिक्रिया की आशा हम इस सरकार नहीं, से नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर जाना होगा ना, इस पर जाना होगा। जो यहाँ देखिए, जो हमारे पास जो उपलब्धता है, जैसे आपने कहा ना मछली उत्पादन और उससे जुड़ा हुआ चीज, डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लगे। अब जिसे देखिए भागलपुर है सिल्क का, वहां पर जो है टेक्सटाइल पार्क और ये सब चीज का जनरेट हो। जब तक आप करिएगा नहीं, सिर्फ हो जाएगा बिहार आगे बढ़ जाएगा, उससे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, वो हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये जो 10,000 करोड़ दो मेजर सेक्टर को मिला है, उसमें से हम उसका मेजर चंक हमें मिला है। बिल्कुल, उसके लिए हम कितना तैयार हैं। सुमित जी, केंद्र काफी योजनाएं लेकर आ रहा है, हम उन योजनाओं में अपना हिस्सा बटोरने के लिए कितना तैयार हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बन गई है, 3 घंटे में हम राजधानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं, हर घर में बिजली है उपलब्ध, पेयजल है उपलब्ध, इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाए तो वो शर्मनाक है। हम कुछ उपलब्धि गिनाने लायक हासिल करते दिख रहे हैं क्या? तौर पे दीपक जी, राज्य पूरी तरीके से तैयार है। डबल इंजन की सरकार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। डबल इंजन का मतलब समझना है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और जब कभी भी बिहार के लोगों को आवश्यकता होती है पैसों की, तो कभी कमी नहीं होगी। ये तो तैयार रहना है। एवरेज रही 10 बात साल का इच्छा समय भी शक्ति, तो उसके लेकर लिए हम चल रहे हैं ना। 10 साल में नहीं, हमने क्या कर लिया? बता रहा हूं मैं आपको, विगत 10 साल में आप कल्पना कीजिए ना कि आज से 10 साल पहले किसी के घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, 4 घंटे बिजली नहीं आती थी। यानी 2005 के बाद बिहार में सब कुछ हुआ है, और 2014 के बाद देश में, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। यही बोल करके तो आप लोग जो है बिहार का नुकसान कर रहे हैं। चोरी करने वाले कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा- कुछ था जी, थोड़ा कुछ था जी, ऐसे थोड़े होता है। कुछ था नहीं तो उस पर आपने आगे कैसे बढ़ गए? कुछ था नहीं तो डेटा बताता हूँ। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। हाँ, चोरी करने वाले जो लोग हैं, नहीं सुमित वो जी डेटा को उस पर manipulate करने लगते नहीं। हैं। सुमित जी, आप डिरेल नहीं होइए। डबल इंजन डिरेल हो जाए तो ज्यादा नुकसान हो सकता अरे है। इनका एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन अपराध में है। ये डबल इंजन क्या बोलेंगे? मैं भागलपुर आप में सिर्फ पटरी दोनों पर तो रहिए। डेवलपमेंट की बात सुमित कर जी, रहा आप हूं। पटरी पर रहिए। ट्रांसफार्मर चोरी करने की बात करते हैं ये लोग। ट्रांसफार्मर चोरी करने नहीं, वाले सुमित लोग जी, आप तो कहीं- पटरी नहीं, पर आप रहिए लोग ना। तो पूरा का पूरा जैसे लीन लिए, पूरा घोटाला करके भाई बैठे हुए हैं। साहब, जांच करवाइए चोर ना। किसको बोला अरे गया? जांच करा चोर लीजिए ना, किसको बोला जांच गया? क्यों नहीं कराते हैं? किसको बोला गया चोर? अरे नहीं, अरे सुमित जी, चोर देखिए, ना, डिरेल हो रहे हैं फिर किसको आप। बोला गया? जांच करा लीजिए ना। दीपक जी, सिर्जन सुमित जी, घोटाला की पटरी जांच कोर्ट करा पे लीजिए, एक सेकंड, क्यों नहीं प्रमोद जी, कराते हैं? प्रमोद जी, हो गया। घोटाला करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रमोद जी, कोर्ट में एक किसको सेकंड। चोर बोला? सिग्नल किसने कहा नरेंद्र कि मोदी चोर? ने अरे ग्रीन वो तो सिग्नल, विपक्ष के ठीक नेता, है। विपक्ष के नेता पर जो है आप प्रमोद लोग जी, रुक जो है जाइए ना। इस प्रकार का आरोप लगाने का काम करते ठीक हैं। है, हो गया, आरोप और जो प्रत्यारोप चले हो गया। जाते हैं, आप प्रमोद जी, समाचारी हो जाते आप उन्हें हैं। अवसर दे रहे हैं बच के निकलने का। कोर्ट ने किसको नरेंद्र सजा मोदी ने दिया? ग्रीन वो सिग्नल, आएंगे नहीं वो नहीं, पटरी पर आएंगे। हमको लाने वो दीजिए ना, आपसे हमें प्रयास करने दीजिए ना। सुमित जी, नरेंद्र मोदी, उनके दिल में फिर कुछ है ही एक नहीं। सेकंड।
समस्या नहीं हो गया सुमित जी, हो गया। कि जब छोटा सा सवाल है, इंडस्ट्रीज की कहानी नरेंद्र बताऊंगा मोदी ना, ने ग्रीन जब सिग्नल मैं दे दिया है, डबल इंजन की रफ्तार बढ़ने वाली है, किस दिशा में हम जा रहे हैं? निश्चित तौर पे दीपक जी, पूर्व में भी आप देख लीजिए और तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। हमारा ही प्रोजेक्ट है ना सागर से सागर माथा तक, और उसी के तहत आप देखिए ना, हमें क्या मिल गया? गंगा माँ की सफाई के लिए कितना पैसा आप लोगों ने खर्च कर दिया, कहाँ गया पैसा पता नहीं चल रहा। अलकतरा का फैक्ट्री 23,000 करोड़ रुपया जो है सफाई में लगा, कहाँ गया बता दीजिए ना। करते हैं अलकतरा किसी पीने किसी वालों से ने तो यहाँ तक कहा कि अगर गंगा की सफाई नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा। चुराने वाले से ज्ञान नहीं यही लेना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ठीक है, कहा हो था। गया, प्रमोद जी, हो गया। वो बोले सुमित हमको जी, चारा चोर से ज्ञान नहीं लेना, अलकतरा सुमित वालों जी, से क्या ज्ञान मिल नहीं रहा है लेना। बिहार को? भ्रष्टाचारी तो भरे हुए हैं। एक सेकंड प्रमोद जी। जमीन के सुमित दलालों से जी, ज्ञान नहीं लेना आपने है। कहा था 10 साल पहले की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, हम 10 साल बाद की क्या कल्पना करें, आप बता दीजिए। निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर लीजिए, आप देखेंगे ना कि किस तरीके से। मैं दो चीजें आपको बताऊंगा कि एक तरफ जब बात हो रही है ये 5 राज्यों की बात हो रही थी जहां बुद्धा सर्किट का निर्माण हो रहा है। जब बुद्ध की बात होती है तो गया की बात होगी, जब महावीर की बात होगी तो बिहार की बात होगी, जब माँ सीता की बात होगी तो बिहार की बात होगी। तो रामायण सर्किट कहाँ? तो बिहार में। और कहीं ना कहीं बुद्धा सर्किट जो हम वहां बना रहे हैं उसका भी फाइनल आउटपुट जो है टूरिज्म के सेक्टर में बिहार को फायदा होगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। जब लोगों का बिहार में आगमन होगा तो उससे फायदा किसको होगा? बिहार 10 के लोगों होटल को ही अच्छे नहीं फायदा है, होगा ना। टूरिस्ट आकर कहाँ रुकेंगे? पहले तैयारी करनी चाहिए ना, फिर इस तरह की बातें करनी चाहिए। प्रमोद जी, हम हैं, आपको निराश नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसे भी जोड़ लीजिए। दीपक जी, देश के सबसे बड़े होटल इंडस्ट्री हम जो है वो तैयार बिहार है आ नहीं। रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ताज बिहार में खुल चुका है, हयात भी बिहार में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे होटल चेन इंडस्ट्री जो हैं वो बिहार में आ रहे हैं। बाहर के लोगों के रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो ठीक रही है, है। और कहीं ना कहीं कल्पना की बात हो रही है, तो हम अरुण जी से, ठीक है समय अभाव है, हम अरुण जी, हम आज कुछ नहीं देख पा रहे हैं, संभवतः 5 साल बाद कुछ बेहतर नजर आने लगे, इस उम्मीद में हम आगे बढ़ते रहें क्या? उम्मीद तो रखना ही चाहिए, जब जो हालात है उसके हिसाब से उम्मीद तो है। तो उम्मीद तो थोड़ी हमारे सियासत भी आप में जोड़ दिखा है। लीजिए ना, 20 साल से हम यही उम्मीद पर तो लेकिन कायम मैं हैं। कह रहा हूं कि वो अगले 5 साल तक हम क्यों रखें, जब इस बजट में प्रावधान है और स्पेशली अगर बिहार का नाम नहीं है, पूरे भारत के नाम के लिए है, तो उसमें से अपना हिस्सा तो हम अभी भी इन सारे सेक्टरों में जाके ले सकते हैं। आप कागजी काम करने वाले आदमी हैं, ये बताइए कि क्या 3 महीने में क्लियर करके एमओयू किया जा सकता है? क्यों नहीं? दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब सरकार का बजट कितने सालों का, कितने पीरियड का होता है? बजट 1 साल का होता है, 12 महीने का। 12 महीने में जो चीज लागू करना है, अगर उसको लागू करने की प्रक्रिया 3 महीना में नहीं पूरा कर सके, तो फिर उस 12 महीने के बजट में उसका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? मतलब हम उम्मीद करें अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो आज से 100 दिन में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है। किया जा सकता है कि ये जो बजट का एलोकेशन था, इसका ये भाग का शुरुआत हमने कहीं ना कहीं तो वो ये बजटीय एलोकेशन डालेंगे ना। ये जो 10,000 करोड़ कंटेनर क्षेत्र को, बायोफार्मा को, कहीं और उन्हें केंद्र को तो कहीं डालना है, कहीं डालना, अब तो वो हमारी कहीं ऊपर है कि हम वो ले लें। मैं वही कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं तो उन्हें डालना है, क्योंकि बजटीय घोषणा हो चुकी, उसके प्रावधान तो सरकार के अब पास वो गुजरात ले, बिहार ले, ये हम पे जो डिपेंड वो करता है। गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटका ले सकता है, वो बिहार क्यों ना ले? इसके लिए बिहार को क्या करना है, इस पे सारे लोगों को मिलकर चलना होगा। चलिए, तो आज राज्य का बजट आ चुका है, कल से सत्र की शुरुआत होने वाली है बिहार विधानमंडल की, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार के बजट से पहले, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में वो नेता हैं जिन्हें आभास है कि केंद्र की सरकार किस दिशा में देश को गति देने का प्रयास कर रही है, और उस दिशा में हम अपनी भूमिका को किस तरह से एक बेहतर स्थिति में लाकर रख सकते हैं, और वहां से हम भी विकास के इस पैमाने का भरपूर दोहन करते हुए जनता को भरपूर फायदा पहुंचा सकते हैं। इसका प्रयास अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा, और अगले 100 दिनों में अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो धरातल पर उसकी झलक देखने को मिलेगी। ये हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, उम्मीद बहुत है, सरकार उम्मीदों पर ही टिकी हुई है, देखना होगा उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, प्रमोद सिन्हा जी और अरुण कुमार जी, अपना समय देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण बातों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।